आइए बच्चों देखते हैं AIITS 11 का वीडियो सॉल्यूशन। एक एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एक बार जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड प्लस आई इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप इज नॉट प्रेजेंट। देखो बेटा, प्लस आई ग्रुप माइनस आई ग्रुप अगर इंडक्टिव इफेक्ट की बात कर रहा है, आई इफेक्ट की बात कर रहा है अगर, तो हमेशा ध्यान रखना कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पर बेस्ड है आई इफेक्ट, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पर। जहां पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस जनरेट होगा वहीं पर प्लस आई और माइनस आई देखा जाएगा, ठीक है। अब यहां देख रहे हो, बोल रहा है नॉट प्रेजेंट, प्लस आई कहां नहीं मौजूद है, ठीक। किसका? मिथाइल का, CH3 का। तो यहां देख रहे हो CH3 है, यहां देख रहे हो CH है, कार्बन है। कार्बन एक ऐसा हाइब्रिडाइज्ड है sp2, और ये कार्बन कैसा हाइब्रिडाइज्ड है, बाहर वाला sp3, ठीक है। तो sp2 और sp3 में क्योंकि परसेंटेज एस कैरेक्टर का डिफरेंस है, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। कार्बन में अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन पर ऐसे निकाल लिया जाता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो आप बताइए, जिसमें एस कैरेक्टर ज्यादा, sp2 में 33.33% है और sp3 में 25% है। जिसमें एस कैरेक्टर ज्यादा होगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वही इलेक्ट्रोनिगेटिव ज्यादा होगा। इसका मतलब ये रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा, यानी कि यहाँ पर CH3, पहले ऑप्शन में CH3 प्लस आई जैसा एक्ट करेगा, ठीक है। दूसरे ऑप्शन में आप देख रहे हो सभी कार्बन, सातों कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस नहीं है। जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता तभी जाके इंडक्टिव भी जनरेट नहीं हो सकता, ठीक है। तो ना ही प्लस आई ना ही माइनस आई, कुछ नहीं होगा यहाँ पे। तो सेकंड में नहीं है, आंसर सेकंड ही होना चाहिए क्योंकि पूछा है कि इसमें नहीं है इंडक्टिव प्लस आई। यहाँ पे आप देख रहे हो कि sp2 कार्बन है थर्ड ऑप्शन में और ये sp3 है, तो अलग अलग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगी ड्यू टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। तो ये इलेक्ट्रोनिगेटिव कम है तो ये देगा ही हमेशा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव जो होगा वो खींचेगा। ऐसा ही कुछ यहाँ भी है, ये कार्बन आप देख रहे हो, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp3 है, तो sp3 हमेशा देगा, sp2 खींचेगा। यानी आंसर क्या हो जाएगा इसका? सेकंड, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, क्योंकि सेम हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, सेकंड ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 क्वेश्चन भी कुछ वैसा ही है। इन कंपाउंड ए एंड बी इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ फिनाइल ग्रुप इज, फिनाइल मतलब बेंजीन रिंग जो है, इसका आपसे इंडक्टिव इफेक्ट पूछ रहा है। आइए चेक कर लेते हैं। बेंजीन में हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, बाहर आपने sp3 लगा दिया, sp3 लगा दिया और रिंग में sp2 है ये कार्बन, तो sp2 और sp3 फिर से परसेंटेज एस कैरेक्टर की वजह से ये खींचेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगा। ऐसे ही आप देख रहे हो सेकंड वाले क्वेश्चन में, यहाँ पर ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, sp हाइब्रिडाइज्ड, और रिंग का sp2 हाइब्रिडाइज्ड है भाई, sp2 sp। फिर अब बाहर हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा क्योंकि ये 50% एस कैरेक्टर, और रिंग के अंदर ये जो कार्बन है ये है 33.33% एस कैरेक्टर। तो जितना ज्यादा एस कैरेक्टर उतना ज्यादा खींचेगा, उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब आप यहाँ देख रहे हो कि ये बेंजीन या फिनाइल ग्रुप क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, मतलब ये माइनस आई जैसा एक्ट कर रहा है, और ये दे रहा है तो ये कैसा एक्ट करेगा, प्लस आई के जैसे, ठीक है। तो माइनस आई और प्लस आई यानी कि सेकंड हो जाएगा आंसर इसका, ठीक। बेंजीन का नेचर अलग अलग है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन आयन नेगेटिव चार्ज में स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस या डिस्पर्जन। रेजोनेंस या डिस्पर्जन की वजह से, रेजोनेंस डिस्पर्जन एक ही बात है, रेजोनेंस की वजह से कौन स्टेबल हो रहा है। तो जब भी आप नेगेटिव का डिस्पर्जन या रेजोनेंस देखते हो तो जस्ट बगल में हेटेरोएटम जो भी लगा होगा इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए इसके पास, ठीक है। तो भाई आप जानते हो जिनका एटॉमिक नंबर 10 से ज्यादा होता है उन्हीं के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। ऑक्सीजन के पास नहीं हो सकता, नाइट्रोजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं हो सकता। यहाँ आप देख रहे हो वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। यहाँ आप देखिए नेगेटिव चार्ज जहाँ है वहां बेटा जो सल्फर है ना, सल्फर के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, 3d ऑर्बिटल खाली है, 3d ऑर्बिटल खाली है, तो यहाँ डिस्पर्सन हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज इधर डिस्पर्स कर जाएगा, ठीक है। तो डिस्पर्जन हो जाएगा, ठीक। तो थर्ड हो जाएगा इसका आंसर, जिसमें डिस्पर्जन ज्यादा होता है वही स्टेबल ज्यादा होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। लोन पेयर किसका डीलोकलाइज है, या यूं कह लीजिए रेजोनेंस में किसका लोन पेयर है। तो आप देख रहे हो यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं है। यहाँ डबल बॉन्ड है लेकिन कॉन्जुगेशन में नहीं है, यहाँ कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड है तो यहाँ रेजोनेंस होगा तो ये डीलोकलाइज होगा,
और यहाँ भी कॉन्जुगेशन नहीं है, ठीक है। तो जिसमें कॉन्जुगेशन उसमें रेजोनेंस, उसी में डीलोकलाइजेशन। आंसर थर्ड हो जाएगा 54 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, which of the following have maximum number of alpha hydrogen? अल्फा हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन, अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो हाइपर कॉन्जुगेशन को आपको क्लास में बताया गया कि जहां भी डबल बॉन्डेड कार्बन होता है, डबल बॉन्डेड कार्बन से लगे कार्बन अल्फा होते हैं। तो आप अल्फा कार्बन को पॉइंट आउट करिए, पहले में अल्फा कार्बन 4 हो जाएंगे, तो 1 पर 3 है, तो ये हो जाएगा आपका 3 3 6, 3 9 और 3 12, 12 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। पहले इसमें आप देखोगे तो यहाँ 2 है, 2 है, 2 और 2, ठीक है भाई। यहाँ पे 8 हो जाएंगे भाई, 8 हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ आप देख रहे हो डबल बॉन्ड से लगा कार्बन ये है, सिर्फ ये कार्बन है, इसके पास केवल एक एच है, तो एक हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाएगा या एक अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा। यहाँ आप देख रहे हो डबल बॉन्ड ही नहीं है, तो कोई हाइपर कॉन्जुगेशन या अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, यानी सबसे ज्यादा किसमें, फर्स्ट में। तो आंसर विल बी फर्स्ट। बहुत आसान सा क्वेश्चन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 56, सम ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड में अल्फा हाइड्रोजन का सम पूछ रहा है आपसे। अल्फा हाइड्रोजन फिर से वही कि अल्फा कार्बन आपके पास 2 है, तो यहाँ 3 और यहाँ 3। क्यों ये दोनों ही अल्फा है? क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन से लगे कार्बन को आप क्या कहते हो, अल्फा कार्बन, ठीक है। अल्फा कार्बन से लगे हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 6 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक। इसके बाद आप यहाँ देख रहे हो ये अल्फा है, ये अल्फा है, इसके पास 2 हाइड्रोजन, इसके पास भी 2, तो यानी कि यहाँ पे 4 है। तो 6 और 4 मतलब सम आपसे पूछा है, 6 इसमें 4 इसमें, तो 6 और 4 मतलब 10। थर्ड हो जाएगा आंसर इसका 10th, ठीक है। सम पूछा है, जोड़ के आप लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट बेसिक? सबसे ज्यादा बेसिक कौन है? बेसिक पूछ रहा है, आपके दिमाग में तुरंत फॉर्मूला बन जाना चाहिए कि बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी ज्यादा है, ठीक है। जिसमें ज्यादा होगी वो बेसिक ज्यादा होगा। पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला बोल रहा है साइक्लोहेक्सिल अमाइन। साइक्लोहेक्सिल अमाइन में यहाँ पे लोन पेयर होगा पहला। दूसरा कह रहा है एनिलीन। एनिलीन में आप देख रहे हो यहाँ लोन पेयर है। पैरामिथॉक्सी एनिलीन मतलब पैरा पे मिथॉक्सी ग्रुप, पैरामिथॉक्सी एनिलीन है, ठीक। और पैरा नाइट्रो एनिलीन, जिस भी नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा आएगी वो बेसिक सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। आप बताइए NO2 ग्रुप, ये NO2 लगा है, NO2 ग्रुप -M होता है, -M की वजह से खींचेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इधर फ्लो होगी, ठीक है। नाइट्रोजन से कम होगी क्योंकि नाइट्रोजन पे डीलोकलाइजेशन हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, मेसोमेरिक लग रहा है। यहाँ आप देख सकते हो OCH3 +M है, +M है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, नो डाउट बढ़ाएगा। लेकिन यहाँ आप देखिए ये लोन पेयर भी डीलोकलाइज, यहाँ आप देखेंगे तो ये लोन पेयर भी डीलोकलाइज है। रेजोनेंस में जो डीलोकलाइज होता है वो पार्शियल हो जाता है एक्चुअल में, तो पार्शियल हो गया, पार्शियल हो गया, पार्शियल ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन तीनों में ही कम हो रही है। यहाँ आप देखोगे यहाँ रेजोनेंस नहीं है, रेजोनेंस नहीं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहीं मूव नहीं करेगी, लोकलाइज होगी, और लोकलाइज होगी तो पहला ही हो जाएगा आंसर, ठीक है। देख सकते हो आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58, द मोस्ट एसिडिक अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड इज। एसिडिक स्ट्रेंथ आप जानते हो, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -M - I और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +M + I, ठीक है। अब भाई यहाँ पर आप देख रहे हो कोई रेजोनेंस नहीं है, यहाँ रेजोनेंस है और -M ग्रुप लगा हुआ है, -M ग्रुप से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। यहाँ फिनॉल पे आप देख रहे हो कि ये +M लगा हुआ है, +M से एसिडिक स्ट्रेंथ घटता है। यहाँ आप देख रहे हो OH नॉर्मल एसिडिक है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। तो क्योंकि NO2 यहाँ पर है तो ये -M मतलब कि ये ज्यादा एसिडिक होगा। कई बच्चों को लगता है कि यहाँ पे चिलेशन हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, तो ये कम हो जाना चाहिए। नो डाउट कम होता भी है, लेकिन पैरानाइट्रोफिनॉल से कम होता है। पैरानाइट्रोफिनॉल और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में पैरानाइट्रोफिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, जो कि यहाँ नहीं दिया ऑप्शन में, ठीक है। तो केवल और केवल चिलेशन की वजह से या इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से केवल पैरा से कम होता है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्थो का, बाकी और किसी से नहीं, क्योंकि इसमें +M, इसमें कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं,
ठीक है भाई। तो माइनस एम से हमेशा एसिडिक बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हाँ, पैरा कंपेयर करने को देता तो पैरा सबसे ज्यादा हो जाता है एसिडिक, फिलहाल पैरा तो दिया ही नहीं है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा थर्ड इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। Which of the following is the strongest base? Strongest base इसमें कौन सा है? फिर भी नेक्स्ट वही क्वेश्चन फिर से है। अच्छा, क्वेश्चन यही है तो आप बताइए, ये डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है, ये डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है, रेजोनेंस है। ये भी डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है, रेजोनेंस है। यहाँ पे आप देख रहे हो रेजोनेंस में नहीं है, ये लोकलाइज है। लोकलाइज मतलब इस नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी वो बेसिक भी सबसे ज्यादा होगा, ठीक है भाई। बाकी सब में आप देख रहे हो डीलोकलाइज्ड है, डीलोकलाइज्ड मतलब पार्शियल हो गया इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कम हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई तो बेसिक भी कम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑन हेटेरोलेटिक फिशन गिव मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन? अगर आप यहाँ फिशन कराते हो हेटेरोलेटिक तो मीना वाला बॉन्ड तोड़ोगे, इधर माइनस और इधर प्लस दोगे, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन आपको मिलता है यहाँ पे। यहाँ आप तोड़ोगे तो यहाँ पर भी आपको 2 डिग्री कार्बोकेटाइन मिलता है, यहाँ आप तोड़ोगे तो आपको 1 डिग्री कार्बोकेटाइन मिलता है, यहाँ आप तोड़ोगे तो आपको 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मिलता है, ठीक है। तो आंसर तो नो डाउट आपका थर्ड हो जाएगा। कुछ बच्चों को ये लगता है कि भाई यहाँ भी अगर रीअरेंजमेंट करा दे तो 3 डिग्री बन जाएगा। देखिए रीअरेंजमेंट करा देंगे ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वो पूछ रहा है कि किसमें सबसे ज्यादा स्टेबल बन रहा है, उसमें रीअरेंजमेंट के बाद स्टेबल होगा और इसे पहले पहले ही है। इस वजह से सबसे ज्यादा सही आंसर क्या है? थर्ड, क्योंकि उसमें 3 डिग्री मिल रहा है, तुरंत मिल रहा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। सम ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन गिवन कार्बोकेटाइन इज? कार्बोकेटाइन में सम टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं या हाइपर कॉन्जुगेशन कितने हैं? तो आप देख रहे हो अल्फा अल्फा अल्फा, यहाँ पे 9 हाइपर कॉन्जुगेशन है। यहाँ आप कार्बोकेटाइन से 80 ग्रुप जोड़ोगे, 80 माने होता है इथाइल, इथाइल मतलब CH2CH3, तो CH2CH3 आप 3 जोड़ दीजिए कार्बोकेटाइन से, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाते हैं? 2 2 4 और 2 6। इसमें 6 हाइपर कॉन्जुगेशन या 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। इसमें आप देख रहे हो और जगह एक एक है अल्फा के पास, ठीक है, एक एक है तो आपके पास 3 हाइपर कॉन्जुगेशन हो गए, ठीक। आंसर क्या हो जाना है आपका? 9 और 6 15, 15 और 3 18, 18 हो जाना है आंसर आपका, मतलब फोर्थ हो जाना है आंसर। सम पूछा है, सभी को जोड़ के आपको बता देना है अल्फा हाइड्रोजन कितने होने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। Which of the following कार्बोनाइन इज मोस्ट स्टेबल? सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोनाइन कौन सा है? एनाइन की स्टेबिलिटी जब भी आप देखते हो तो हमेशा देखते हो -m -i के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, +m +i के इनवर्सली। अब आपको हेलोजन दिया गया है, हेलोजन दिया गया तो आप देखिए हेलोजन में हमेशा डोमिनेट करता है इनका इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि ये क्या होते हैं? हमेशा निगेटिव आई होते हैं, -i होते हैं। ये तो +m है, आपका प्लस ग्रुप है, तो प्लस से तो स्टेबिलिटी कम ही हो रही होगी। पूछा है सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? 9 है, निगेटिव चार्ज है, तो नो डाउट ये भी -i है और ये भी -i है, ये +m है और इस पे कुछ नहीं। तो -i की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ेगी निगेटिव चार्ज की। अब -i किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा? भाई आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे बेस्ड है, तो फ्लोरीन का -i ज्यादा होगा, इस वजह से आंसर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है, मोस्ट स्टेबल फर्स्ट होगा, ठीक, -i की वजह से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। एक रिएक्शन दिया हुआ है, रिएक्शन में पूछ रहा है इसका मैकेनिज्म क्या है, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है एक्चुअली, आइए देखते हैं। आप देख रहे हो कि यहाँ पे कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, एल्डिहाइड मींस कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड पे आप HCN जोड़ रहे हो, HCN जब जोड़ोगे तो इस रिएक्शन में क्या है? कार्बोनिल हमेशा अगर एडिशन दे रहा है तो हमेशा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा, और क्योंकि इसमें एडिशन दे ही रहा है, ये HCN पूरा जाके इस पे जुड़ जा रहा है और साइनोहाइड्रिन बना लेगा, इसको साइनोहाइड्रिन कहते हैं, तो साइनोहाइड्रिन बना ले रहा है, इस वजह से ये एडिशन है, इसमें कोई बाई प्रोडक्ट वगैरह नहीं बन रहा है। तो जब भी कार्बोनिक एडिशन होता है तो हमेशा न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होता है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आपको किस में दे रहा है? सिर्फ और सिर्फ पहले में, तो फर्स्ट विल बी द आंसर, ठीक। मैकेनिज्म पूछा था, सीधा सा क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। 64 में भी सेम ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है कि बेंजीन नहीं सॉरी साइक्लोहेक्सीन दिया हुआ है, इसमें Br2 का एडिशन हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन का सिर्फ और सिर्फ मैकेनिज्म बताना है, ठीक है। तो क्योंकि डबल बॉन्ड टूट जा रहा है, कुछ ना कुछ ये Br जाके इस पे जुड़ रहा है, मतलब एडिशन रिएक्शन तो है ही। अब एडिशन जब भी अल्कीन का होगा आपके सामने तो हमेशा आप इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन लगाओगे, क्या लगाओगे?
इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन लगाओगे, मतलब इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। एडिशन दिख रहा है, अनसैचुरेशन से सैचुरेशन की तरफ जा रही है रिएक्शन, मतलब एडिशन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ Br2 इन सनलाइट। Br2 के साथ रिएक्शन दे रहा है सनलाइट में। सनलाइट में कभी भी देखिए अल्केन की रिएक्शन है, आप ऑप्शन में पढ़ सकते हैं। तो अल्केन की रिएक्शन किसी भी हेलोजन के साथ सनलाइट में, किसी भी हेलोजन के साथ सनलाइट में हमेशा होती है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, ठीक है। और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में फ्री रेडिकल आप बना के देखोगे तो पहले में फ्री रेडिकल आपका बनेगा मीथेन से बनेगा आपका मिथाइल फ्री रेडिकल, इथेन से बनेगा आपका इथाइल फ्री रेडिकल, प्रोपेन से बनेगा आपका प्रोपाइल फ्री रेडिकल 2 डिग्री पे बनेगा, ठीक। ज्यादा स्टेबल बनता है हमेशा। और आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन में आपका बनेगा यहां से एक H निकल जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा फ्री रेडिकल, ठीक है। तो आपके पास एक जगह 3 डिग्री फ्री रेडिकल मिल रहा है, एक जगह 2 डिग्री, एक जगह 1 डिग्री और एक जगह सुपर 1 डिग्री। तो क्या करना क्या है आपको, सिर्फ डिग्री के हिसाब से लगा देना है, स्टेबिलिटी के हिसाब से। हाइपर कॉन्जुगेशन भी आप देख सकते हो, हाइपर कॉन्जुगेशन के हिसाब से लगा देना है, ठीक है। तो भाई सबसे ज्यादा हो जाएगा आपका 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1, मतलब आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। आप हमेशा फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी से देख लेंगे रिएक्टिविटी, ठीक, रिएक्शन की रिएक्टिविटी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। HI द मेजर प्रोडक्ट इन द अबव रिएक्शन इज। आप कोई भी अल्कीन ले रहे हैं, अल्कीन अनसिमेट्रिकल अल्कीन है और अनसिमेट्रिकल रिएजेंट भी है HI, तो यहाँ पे लगेगा आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हमेशा फॉलो करता है मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग चलता है, या मार्कोनिकॉफ यहाँ लगना है तो वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के अकॉर्डिंग ही चलेगा, ठीक है। अब मार्कोनिकॉफ ने कहा कि निगेटिव पार्ट रिएजेंट का यानी I माइनस वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम, तो I जाएगा ऊपर और H आएगा नीचे, I जाएगा ऊपर और H जाएगा नीचे। डबल बॉन्ड टूट जाएगा तो डबल बॉन्ड तो रहेगा नहीं। इन्हीं दो ऑप्शन में अगर आप देखें तो ये उल्टा जा रहा है मार्कोनिकॉफ के, और ये मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग है। अनसिमेट्रिकल अल्कीन और अनसिमेट्रिकल रिएजेंट के केस में हमेशा हमेशा मार्कोनिकॉफ लगाइए और रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट ले जाके वहां जोड़ दीजिए जहां हाइड्रोजन की संख्या कम हो, यानी कि थर्ड हो जाएगा आंसर इसका, ठीक। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 67। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। इलेक्ट्रोफिलिक अटैक मतलब बेंजीन हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन देता है, बेंजीन पर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, इस वजह से ऐसा होता है। अब आप बताइए कोई ग्रुप अगर इस पर प्लस M जैसे लगा दिया हमने, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और बढ़ाएगा तो इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्टिविटी और ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है, और अट्रैक्शन फील करेगा। इसमें देखिए ये ग्रुप -M है, NO2 ये -M है, Cl -I है, जबकि OH +M है। +M है तो इलेक्ट्रॉन देगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बढ़ाएगा, जिसकी वजह से और इजीली इलेक्ट्रोफाइल अब इस पे अटैक करेगा तो रिएक्टिविटी इसकी सबसे ज्यादा हो जाएगी। 67 का सेकेंड आंसर, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्ट्रोफाइल इज। इलेक्ट्रोफाइल के बारे में लिखा है इलेक्ट्रोफाइल इज नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, एकदम गलत। इलेक्ट्रोफाइल को तो आप कैपिटल E+ लगाते हो तो नेगेटिवली तो हो ही नहीं सकता। इलेक्ट्रोफाइल इज नेगेटिवली चार्ज, नहीं ये भी गलत। Electrophiles are generally neutral species and form a bond by accepting a pair of electron from a nucleophile. नहीं न्यूक्लियोफाइल से क्यों इलेक्ट्रॉन लेगा ना, तो ये भी गलत है। इलेक्ट्रोफाइल कैन बी आइदर न्यूट्रल और पॉजिटिव, हाँ बिल्कुल सही, न्यूट्रल भी हो सकते हैं पॉजिटिवली भी हो सकते हैं। एंड फॉर्म अ बॉन्ड बाय एक्सेप्टिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल से बेटर वर्ड यहाँ होता सबस्ट्रेट, तो भाई क्योंकि यहाँ न्यूट्रल पॉजिटिव दोनों को कवर कर ले रहा है, इस वजह से ज्यादा सही आंसर क्या है, फोर्थ, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 69। क्या कह रहा है 69? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन बेंजीन रिंग। भाई डीएक्टिवेटिंग मतलब होता है -M, और -M में आप देखोगे तो आपको कौन कौन सा मिलेगा, NH2 तो +M होता है तो इसको आप हटा दीजिए, Cn होता है -M, CHO होता है -M, NO2 होता है -M। तो आप देखोगे तो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी खींचने की -M की NO2 की होती है, ठीक है। NO2 की वजह से यहाँ पे ज्यादा खींचेगा तो -M उसका सबसे ज्यादा होगा, जिसका -M ज्यादा होगा वही सबसे ज्यादा डीएक्टिवेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग व्हिच इज द मोस्ट स्टेबल कार्बन आयन।
सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बन की स्टेबिलिटी आप देखते हो -m-i के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो भाई आप यहाँ देख सकते हैं इस बेंजीन रिंग पे कुछ नहीं है, इस पे +m लगा है, इस पे भी +m लगा है, ठीक, और इस पे आप देख रहे हो -m लगा है। तो -m की वजह से स्टेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर कराएगा और इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करेगा तो यहाँ चार्ज कम होगा, चार्ज कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा। आंसर हो जाएगा 70 का फोर्थ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। द स्टेटमेंट क्या है स्टेटमेंट? इसमें आप देख रहे हो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, इधर आप देख रहे हो यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इसमें क्या है कि यहाँ पर डिस्पर्जन हो जाना है, एक तरह का रेजोनेंस हो जाना है, तो ये स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ रेजोनेंस नहीं है तो स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा होगी। तो बोल भी रहा है पहले स्टेटमेंट में कि ये स्टेबल ज्यादा है, कम है, बिल्कुल सही। आगे बोल रहा है इनिशियली कंपाउंड इज स्टेबलाइज्ड बाय +m ऑफ O, +m ऑफ O, O का +m है, O अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो +m का ही होगा, बिल्कुल सही। एंड लेटर ड्यू टू रेजोनेंस, लेटर ड्यू टू रेजोनेंस में यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, LATTER होना चाहिए था स्पेलिंग में, TTE नहीं छपा था, तो लेटर के अकॉर्डिंग आंसर तो ये गलत हो जाता, स्टेटमेंट 2 गलत हो जाता, लेकिन क्योंकि मिसप्रिंट है, टी की जगह टी ही टाइप हो गया, तो लेटर के अकॉर्डिंग ये दोनों ही सही है स्टेटमेंट। तो इसका बेटर आंसर ये होगा कि आप दोनों सही मान लीजिए। अगर दोनों आप सही मानेंगे तो आंसर 4 हो जाएगा। हालांकि टी नहीं लिखा है तो भाई इसको भी आप आंसर लगा सकते हो, ठीक है। टी लिखा होता तो आपका स्टेटमेंट 2 गलत हो जाता। तो थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक या एरर कह लीजिए, तो इसका आंसर आप कह सकते हो कि दोनों जा सकता है, सेकंड और फोर्थ दोनों, ठीक है। अगर टी लगा होता तो आपका फोर्थ जाता, सेकंड जाता, और अगर टी नहीं लगा तो फोर्थ जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 72। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस? स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इनमें कौन है? भाई आप देख रहे हो यहाँ Cl लगाया तो -i है, Cn लगाया तो -m है, CH3 लगाया तो +m है, तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा करेगा, यानी सबसे ज्यादा फोर्थ होगा। यहाँ तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है तो सबसे कम बेसिक हो गया। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही नहीं, लोन पेयर ही नहीं है, तो बेसिक सबसे कम होगा। हालांकि स्ट्रॉन्गेस्ट पूछा है तो +m से बढ़ेगा, यानी फोर्थ हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 73 पे चलते हैं। द करेक्ट ऑर्डर, यहाँ पे कुछ टाइपिंग एरर है, H नहीं होना चाहिए यहाँ पे। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इज, बेसिक स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? क्यों वहां पे H नहीं होना चाहिए? क्योंकि नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड हो जाएंगे फिर, तो वहां प्लस आपको लगाना पड़ेगा। चलिए H वहां हटा लीजिए। तो ये हो गया लोन पेयर डेंसिटी आप जहां ज्यादा देखेंगे वही बेसिक ज्यादा हो जाएगा, ठीक। तो लोन पेयर इसमें लोकलाइज है, इसमें डीलोकलाइज है, इसमें डीलोकलाइज है और इसमें लोकलाइज है। तो लोकलाइज मतलब रेजोनेंस में नहीं है, डीलोकलाइज मतलब रेजोनेंस में है। तो रेजोनेंस में जो भी लोन पेयर होगा उसकी डेंसिटी कम हो जानी है, और लोकलाइज जो रहेगा उसकी डेंसिटी कंपैरेटिवली ज्यादा रहेगी, ठीक है। तो फर्स्ट और फोर्थ ज्यादा बेसिक हो जाएंगे क्योंकि लोकलाइज्ड है, ठीक है, और क्योंकि ये डीलोकलाइज्ड है थर्ड और सेकंड भी, तो थर्ड और सेकंड ज्यादा कम हो जाएंगे बेसिक, ठीक है। अब फर्स्ट और फोर्थ में ज्यादा बेसिक कौन हो जाएगा? जिसपे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। यहाँ आप देख रहे हो ना ही +m है ना -m है, ना -i है ना +i है, लेकिन यहाँ आप देख रहे हो -i लगा है। डबल बॉन्डेड कार्बन -i की तरह बिहेव करता है, तो ये बेसिक थोड़ा कम, ये बेसिक ज्यादा, यानी फर्स्ट के बाद फोर्थ हो जाना है, फर्स्ट के बाद फोर्थ हो जाना है। तो आंसर तो यही आपका दिख रहा है। अब इन दोनों में आप देख लेते हो, यहाँ पे कम रेजोनेंस है और यहाँ ज्यादा रेजोनेंस है। रेजोनेंस जितना ज्यादा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे उतनी कम, और जितनी कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना बेसिक कम, ठीक। तो आंसर हो जाना है आपका 11423, एकदम सही है। 1 और 4 ज्यादा फिर बता रहे हैं इसलिए क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लोकलाइज्ड है, रेजोनेंस में नहीं है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। स्टेटमेंट बोल रहा है RCOR और एक दो कीटोन दिए हुए हैं, साइक्लिक दिया, प्रोपेंटेन दिया, तो सेकेंड वाला जो है वो रिएक्टिव ज्यादा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आप देखते हो ग्रुप के हिसाब से देखा जाता है। यहाँ पे आप R देख रहे हो, R डिफाइंड नहीं है कि कितनी बड़ी चेन है, ठीक है, लेकिन ये जरूर है कि यहाँ पे sp3 कार्बन है, और आपको पता है कि ये प्लेनर है, प्लेनर स्ट्रक्चर, तो प्लेनर और ये 3D टेट्राहेड्रल, ठीक। तो हमेशा बताइए प्लेनर का साइज छोटा होगा, इस वजह से रिएक्टिव ज्यादा होगा, ठीक है। तो बिल्कुल सही है स्टेटमेंट 1।
स्टेटमेंट 2, साइक्लिक कीटोन्स आर मोर रिएक्टिव, हाँ इस केस में रिएक्टिव है, देन ए साइक्लिक कीटोन ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस एंड कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लिक कीटोन। कॉम्पैक्ट मतलब कि प्लेनर स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, इसी वजह से ऐसा होता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। क्योंकि आपको ओपन चेन में नहीं पता आर की वैल्यू क्या है, तो आप sp3 ही लोगे, और sp3 मतलब टेट्राहेड्रल रहेगा, और ये लंबी चेन भी हो सकती है दोनों, ठीक। तो स्टेरिक ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, ओपन चेन में स्टेरिक ज़्यादा हो जाना है, क्यों? क्योंकि टेट्राहेड्रल है और ये तो प्लेनर स्ट्रक्चर है, ठीक। तो भाई एकदम सही है, दोनों स्ट्रक्चर सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, तो दोनों सही है, मतलब कि फर्स्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 75 में दिया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के डायरेक्टली या फिर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अगर, तो क्या हो जाएगा बताइए? ये प्लस एम है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बढ़ाएगा, ये भी प्लस एम है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बढ़ाएगा, ये माइनस आई, ये कम करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, खींचेगा इधर से, ठीक। और ये माइनस एम है, ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर से खींचेगा। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ कम हो जाएगी तो इनकी रिएक्टिविटी भी कम हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बढ़ जाएगी तो इनकी रिएक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। तो इन दोनों की रिएक्टिविटी ज़्यादा, जबकि इन दोनों की रिएक्टिविटी कम, ठीक। अब क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के लिए क्या ज्यादा स्टेबल इन दोनों में कौन है? तो प्लस एम से रिएक्टिविटी बढ़ी, प्लस एम से बढ़ी, प्लस एम OCH3 का ज्यादा होता है CH3 से। इसका मतलब तीसरा सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन देगा, फिर पहला देगा, फिर क्योंकि इन दोनों में माइनस आई और माइनस एम वर्क कर रहा है, तो फिर माइनस आई की स्टेबिलिटी हो जाएगी, यानी सेकेंड हो जाएगा, और सबसे कम स्टेबल आपको मिलेगा चौथे में। तो 3 1 2 4 आंसर हो जाएगा फर्स्ट। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से देख लिए, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जहां पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से देख लिए, ठीक है। चलिए, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 पर। एक अल्कीन दिया, अल्कीन पे HBr का एडिशन कराना है, HBr का एडिशन कराना है, तो क्या होगा आइए चेक कर लेते हैं। अनसिमेट्रिकल अल्कीन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है, तो हमेशा मार्कोनिकॉफ रहेगा, और जहां हाइड्रोजन की संख्या कम वहां Br जाएगा, यानी कि आंसर इसका हो जाएगा सेकंड। बहुत ही आसान क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 77। विच रिएक्शन विल अकर एट फास्टेस्ट रेट? फास्टेस्ट रेट पे कौन सी रिएक्शन होगी, पहले आपको पहचानना है कि मैकेनिज्म कौन सा है, ठीक। आइए चेक करते हैं। डबल बॉन्ड पर एडिशन हो रहा है, एडिशन से Br यहाँ लग रहा है, और यहाँ बन रहा होगा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ भी देखेंगे तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, और यहाँ बन रहा होगा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। यहाँ पर अगर Br जुड़ रहा है तो इसमें 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा होगा, अगर Br यहाँ पे जुड़ रहा है तो, जैसा कि बताया गया। अब यहाँ HBr आप देखोगे तो HBr यहाँ तोड़ोगे, यहाँ भी एडिशन हो रहा है तो यहाँ प्लस आएगा, ठीक। अब यहाँ अगर आप देखें तो Br यहाँ पे जुड़ रहा है, मतलब यहाँ कार्बोकेटाइन आएगा, मतलब 3 डिग्री, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है इसमें आप देख रहे हो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है, जो कि कम स्टेबल हो गया, तो ये आंसर हो नहीं सकता। यहाँ आप देख रहे हो 2 डिग्री बन रहा है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर 3 डिग्री बन रहा है। यहाँ आप देख रहे हो कि ये प्लस जब बनेगा तो ये इस पे माइनस आई लगाएगा, तो ये स्टेबल और कम हो जाएगा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो फास्टेस्ट रेट पे वो रिएक्शन होगी जो जितना ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट देगा उसकी रिएक्शन उतना ज्यादा होगी, तेज, ठीक है। यानी आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ, क्योंकि ये 3 डिग्री दे रहा है। चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 78। NBS के साथ रिएक्शन, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड में NBS के साथ जब भी रिएक्शन होती है तो हमेशा एलाइलिक पोजीशन पे होती है, और एलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमिनेशन होता है, ठीक है। तो एलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमिनेशन केवल इसमें हुआ है, तो सेकंड हो जाएगा आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एन ब्रोमोसक्सिनामाइड NBS हमेशा एलाइलिक पोजीशन या बेंजाइलिक पोजीशन पर रिएक्शन देता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 79। मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट टू माय द कॉलम। आइए चेक करते हैं। अल्कीन पर एडिशन हो रहा है, एडिशन हो रहा है तो मार्कोनिकॉफ लग रहा है, और मार्कोनिकॉफ कब लगता है? जब HBr के साथ रिएक्शन हो, यानी कि A का आंसर हो जाना है P। इसके बाद सेकंड में क्या हो रहा है? सेकंड में हो रहा है आपका Br किनारे जुड़ रहा है, किनारे जुड़ रहा है मतलब कि पेरोक्साइड है, यानी कि B का आपका हो जाना चाहिए R, ये और ये मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ, ठीक। अब आप देख रहे हो कि Br यहाँ पर जुड़ रहा है, एलाइलिक पोजीशन पर जुड़ रहा है इस रिएक्शन में। एलाइलिक पोजीशन पे तो NBS के प्रेजेंस में जुड़ता है, यानी C का हो जाएगा S। और आप देख रहे हो कि यहाँ दोनों साइड Br जुड़ रहा है, दोनों बॉन्ड तोड़ के दोनों साइड Br जुड़ रहा है, मतलब ये Br2।
ठीक, ये क्यू हो जाना है, डी का हो गया तो क्यू, डी का क्यू तो सारे ही ऑप्शन में, तो PRSQ, PRSQ, तो आंसर आपका सेकेंड हो जाना, ठीक है, टैली कर लीजिए। मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग क्या रिएजेंट यूज होना है वही यहाँ पूछा है, ठीक। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 बोल रहा है HBr के साथ परऑक्साइड यूज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, प्रोऑक्साइड नहीं है, परऑक्साइड है एक्चुअली, परऑक्साइड यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो HBr के साथ परऑक्साइड यूज करते हैं, HBr के साथ परऑक्साइड यूज करेंगे तो फ्री रेडिकल एडिशन होगा, यानी कि A का हो जाएगा आपका Q, ठीक। B में HCl के साथ परऑक्साइड वर्क ही नहीं करता तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देगा, यानी कि B का हो जाएगा आपका P। केवल HBr के साथ परऑक्साइड ही यूज होता है, ठीक है, परऑक्साइड अगर है तो HBr होना ही चाहिए, तभी फ्री रेडिकल एडिशन होगा, वरना नहीं होगा, ठीक, वरना इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होने लगता है। अब NBS हमेशा लैलिक या बेंजालिक पोजीशन पे कराता है, तो ये लैलिक पोजीशन है, तो यहाँ जब कराएगा तो H को रिप्लेस करेगा, तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन एकदम सही, C का R और Cl2 ला, लुईस एसिड के प्रेजेंस में जब भी रिएक्शन होती है तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होती है, और बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत आसानी, बहुत इजीली से देते हैं, ठीक है। तो डी का हो जाएगा एस, QPRS, QPRS, QPRS यानी फोर्थ हो जाएगा इसका आंसर, देख लीजिए। थर्ड में अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो थर्ड में आप देख सकते हो कि बेंजाइलिक पोजीशन पर CH2 यहाँ ब्रोमिनेशन हो जाता है, यहाँ से H निकल जाता है, ठीक है, ये प्रोडक्ट बन जाएगा NBS के साथ, ठीक। तो भाई ये रिएक्शन में जब ये प्रोडक्ट बन रहा है थर्ड में C में आपका ये प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक, तो आप क्या कहोगे, इसको फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ही तो कहोगे, ठीक है, क्योंकि अगर रिंग पर अगर रिएक्शन होती है तो वो इलेक्ट्रोफिलिक होती है, रिंग के बाहर होती है तो फ्री रेडिकल होती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 81 इन द रिएक्शन with HCl an alkene react in accordance with Markovnikov to give a product 1-chloro-1-methyl cyclohexane, ठीक, क्या बोल रहा है प्रोडक्ट क्वेश्चन में, 1-chloro-1-methyl cyclohexane, दिस पॉसिबल अल्कीन इज, अल्कीन कौन सा पॉसिबल है, आइए देखते हैं। जब आप इस पे एडिशन कराओगे HCl का तो यहाँ पे Cl आ जाएगा, मतलब वही मिलेगा जो क्वेश्चन में बोल रहा है, वही मिलेगा आपको, ठीक है। जब आप इस पे एडिशन कराओगे तो यहाँ पर Cl जोड़ोगे, मतलब वही मिलेगा जो क्वेश्चन में बोल रहा है, ठीक है, ये भी हो गया। इसमें आप देखोगे जब इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो यहाँ कैटायन आएगा और कैटायन रीअरेंज होगा, यानी फिर से जब HCl का अटैक होगा तो Cl यही मिलेगा, मतलब फिर से वही मिलेगा। तो पूछ रहा है ऐसी कौन सी एल्कीन है जिसमें HCl के साथ रिएक्शन कराने पे ये आपका मिलता है, ठीक है। तो भाई क्या होगा, आपको तो दिख रहा है कि आपको सभी में मिल रहा है यही प्रोडक्ट, ठीक। तो क्योंकि इसमें आप तीन ऑप्शन तो भर नहीं सकते, तो क्या करेंगे, थर्ड आंसर लगा देंगे, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द ऑप्शन को कवर कर रहा है, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड में बनता फोर्थ में भी है, लेकिन आंसर क्या है, थर्ड, ठीक, मोस्ट एक्यूरेट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 में बोल रहा है कि दो बेंजीन रिंग है Br2Fe, Fe यहाँ हाइड्रोलिसिस का काम करेगा, लुईस एसिड की तरह काम करता है, तो आप बताइए कैसे होगी रिएक्शन, बहुत आसान सी रिएक्शन है, थोड़ा आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है मेसोमेरिक का तो बहुत आसानी से कर लेंगे। तो Br2 जब भी टूटेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल में टूटेगा, प्लस और माइनस हमेशा रिंग पर अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल किस रिंग पे जाएगा, रिंग पे ये एक्ट करेगा -m के जैसा, और क्योंकि यहाँ लोन पेयर है तो ये रिंग को देगा और ये एक्ट करेगा +m जैसा, इस रिंग पे माइनस चार्ज आएगा और इस रिंग पे आएगा प्लस चार्ज, ठीक है, प्लस चार्ज आएगा, ठीक, यहाँ नहीं आएगा। अब यहाँ पे नहीं होता है चार्ज। अब अगर हम देखें तो पॉजिटिव चार्ज किधर जाएगा, पॉजिटिव रिंग पे जाएगा कि निगेटिव रिंग पे जाएगा, तो निगेटिव रिंग पे ही जाएगा, इस वजह से आंसर इसका हो जाना है निगेटिव रिंग ये है, तो आंसर इसका आपका हो जाना है पहला। दूसरे में आप देख रहे हो CH3 की पोजीशन ही चेंज कर दिया, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। तीसरे में आप देख रहे हो ऑक्सीजन की पोजीशन चेंज कर दी है। चौथे में आप देख रहे हो OCH लगा दिया, ये भी नहीं हो सकता। Br जाके जुड़ जाएगा राइट साइड वाली रिंग पे, क्योंकि राइट साइड वाली रिंग पे +m है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्थो पैरा एंड स्ट्रॉन्गेस्ट मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप रिस्पेक्टिवली। ऑर्थो पैरा वो होते हैं जो +m होते हैं, और मेटा डायरेक्टिंग वो होते हैं जो -m होते हैं। तो ऑर्थो पैरा +m और -m जिस रिस्पेक्ट में लगा हो, यहाँ देख रहे हो कि -m और +m लगा है,
रिस्पेक्टिवली लगा हो वहां पे आप आंसर कर सकते हो। यहाँ देखिए माइनस एम, ये भी ये प्लस एम है, यहाँ आप देख रहे हो प्लस एम है माइनस एम है, यहाँ पे आप देख रहे हो प्लस एम है माइनस एम है। तो भाई पहले प्लस एम की बात कर रहा है, फिर माइनस एम की बात कर रहा है, ठीक है। तो पहले प्लस एम आना चाहिए, यानी पहला और दूसरा ऑप्शन तो नहीं होगा। अब तीसरा और चौथे ऑप्शन में पहले प्लस एम दिया हुआ है, ठीक है। अब इनमें से क्या लगा है, तो बोला आपको स्ट्रॉन्गेस्ट, तो स्ट्रॉन्गेस्ट में आप देख रहे हो ये प्लस एम तो कॉमन है दोनों में, और यहाँ पे CONH2 और NO2 है, तो NO2 ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है CONH2 से, इस वजह से आंसर केवल और केवल फोर्थ होगा, ठीक है, थर्ड नहीं हो सकता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 84, the compound that is most reactive towards electrophilic nitration, electrophilic nitration के लिए कौन सा रिएक्टिव ज्यादा है। इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन बेंजीन पे होना है, तो एक तरह का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही हुआ जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस एम प्लस आई के, ठीक है। आप देख रहे हो पहले ऑप्शन में CH3 लगाया बेंजीन से, दूसरे ऑप्शन में कुछ भी नहीं लगा बेंजीन से, तीसरे ऑप्शन में माइनस एम लगा है बेंजीन से, ये प्लस एम है पहला, और बेंजोइक एसिड में सी डबल OH लगाया तो ये भी माइनस एम है, तो माइनस एम से रिएक्टिविटी घटी, माइनस एम से घटी, बेंजीन नॉर्मल रिएक्शन देगा, और टॉलवीन जो देगा ये प्लस एम के नाते ज्यादा तेज रिएक्शन देगा, क्योंकि प्लस एम जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 85, इनकरेक्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर, कौन सा सही नहीं है न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर आपने देखा है, क्वेश्चन लगाए हैं आपने क्लास में। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी जब अलग अलग एटम पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो न्यूक्लियोफिलिक पावर या फिर न्यूक्लियोफिलिसिटी इज इनवर्सली, ये बार लिखा है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द चार्ज्ड एटम, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिस नेगेटिव कंटेनिंग एटम की ज्यादा होगी वही न्यूक्लियोफिलिक कम होगा, ठीक है। इस हिसाब से आपका पहला सही है ऑर्डर, दूसरा भी सही है ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिसिटी का, चौथा भी, चौथे और तीसरे में देखिए, चौथे तीसरे में आप देख रहे हो कि सेम एटम पर नेगेटिव चार्ज है, सेम एटम पर नेगेटिव चार्ज जब भी होता है तो न्यूक्लियोफिलिक पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज डेंसिटी, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक पावर होगा। यहाँ पे आप देख रहे हो नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा रेजोनेंस से, नेगेटिव चार्ज कम होगा रेजोनेंस से, नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस से कम होगा, और नेगेटिव चार्ज नॉर्मल रहेगा, ठीक है। तो जितना ज्यादा रेजोनेंस उतना ही कम न्यूक्लियोफिलिसिटी, उतना ही कम चार्ज, तो ये भी सही दे रहा है। यहाँ आप देख रहे हो नेगेटिव चार्ज इस पे सबसे ज्यादा है, तो न्यूक्लियोफाइल इसको सबसे ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि ये बल्कि ग्रुप में आता है। किसमें आता है, बल्कि ग्रुप। जब CH3 ग्रुप लगाओ तो बल्कि ग्रुप होता है, और ये बल्कि ग्रुप जो CH3 है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये इजिली अप्रोच नहीं बना पाता RX पर, अप्रोच नहीं बना पाएगा बल्किनेस के नाते, तो इसकी स्पीड अपने आप कम हो जाएगी, जिसकी स्पीड कम हो जाएगी उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, और रिएक्टिविटी कम होने से न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होना ही है, ठीक है। तो तीसरा हो जाएगा इसका आंसर एक्सेप्शनली ड्यू टू स्टेरिक रीजंस, स्टेरिक रीजंस की वजह से, हिंड्रेंस की वजह से ये कम हो जाना है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा थर्ड, जो कि इनकरेक्ट है। उल्टा आप साइन कर दोगे तो न्यूक्लियोफिलिसिटी सही हो जाएगी तीसरे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 86, in electrophilic aromatic substitution reaction the nitro group is meta directing because, मेटा डायरेक्टिंग क्यों होता है नाइट्रो ग्रुप, नहीं मेटा डायरेक्टिंग क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पे खींचता है। तो डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट मेटा पोजीशन, नहीं मेटा पोजीशन पे कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कभी नहीं घटाता। इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट मेटा पोजीशन, नहीं इंक्रीज नहीं करता। इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, बिल्कुल भी नहीं। डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे कोई भी माइनस एम क्या करता है, माइनस एम इलेक्ट्रॉन जब खींचेगा तो ऑर्थो और पैरा पे प्लस चार्ज आ जाएगा। प्लस चार्ज आने की वजह से या पार्शियल प्लस आने की वजह से इलेक्ट्रोफाइल हमेशा मेटा पे कंसिडर करता है, मेटा पे रिएक्शन करता है, तो मेटा डायरेक्टिंग ये ग्रुप कहलाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 में आपसे क्या कह रहा है, मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट इसमें कौन सा है। मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट जहां परोक्साइड होगा वहां मार्कोनिकॉफ नहीं हो सकता, यानी कि पहले का हो जाएगा आंसर R, ए का हो जाएगा R। कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन किस में हो रहा होगा, S में हो रहा होगा, D का हो जाएगा S आपका, ठीक। परोक्साइड इफेक्ट यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। परोक्साइड इफेक्ट अकॉर्डिंग टू NCERT आपको ओपन चेन में बताया गया, तो आपका हो जाएगा परोक्साइड इफेक्ट C का, P और B का।
सी का बी देख लेते हैं। एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट भी बोल रहा है और पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोल रहा है, दोनों ही बोल रहा है और दोनों ही इसमें होगा। तो एंटी मार्कोनिकॉफ एनसीईआरटी में ओपन चेन में बताया गया है एंटी मार्कोनिकॉफ, मतलब आप कह सकते हो इसका बी का पी और पेरोक्साइड इफेक्ट आप कह सकते हो क्यू। इससे बेस्ट ऑप्शन क्यों की नहीं बन सकता है, ये दोनों थोड़ा कंफ्यूजिंग है ऑप्शन ये दोनों, और क्योंकि ये दोनों में एंटी मार्कोनिकॉफ और पेरोक्साइड दोनों ही इफेक्ट लग रहा है, ठीक है। तो आप बेटर आंसर ये लगा सकते हो RPQS, RPQS आंसर इसका बेटर थर्ड हो जाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। इन द सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन द इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व्ड इज, जब भी बेंजीन पे सल्फोनेशन होता है तो हमेशा SO3 एक्ट करता है इलेक्ट्रोफाइल के जैसा। क्लास नोट्स आप देख सकते हो, लगता है कि HSO3 प्लस अटैक कर रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, SO3 अटैक करता है और SO3 वैकेंट डी ऑर्बिटल की वजह से एक अच्छा इलेक्ट्रोफाइल माना जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 89। Nitrobenzene can be prepared from benzene by using mixture of concentrated, this is concentrated HNO3 and concentrated H2SO4. In nitrating mixture HNO3 act as, नाइट्रेटिक मिक्सचर में HNO3 कैसा काम करता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड तो डिहाइड्रेट करने का काम करता है, लेकिन नाइट्रिक एसिड हमेशा एक बेस की तरह काम करता है, क्योंकि उससे आप मैकेनिज्म पढ़ोगे तो उसमें OH माइनस निकलता है नाइट्रिक एसिड से, सल्फ्यूरिक एसिड वो OH माइनस निकालता है, डिहाइड्रेट करता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट में 90। इन द फॉलोइंग रिएक्टेंट is most, which of the following reactant is most reactive towards electrophilic addition with HBr? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में हमेशा कार्बोकेटाइन बनता है और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी डिस्पर्जन से सबसे पहले देखते हो, फिर रेजोनेंस आप लगाते हो, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हो कि जहाँ भी कैटायन आप बनाओगे रेजोनेंस लगेगा, इसमें स्टेबल होगा, यहाँ आप कार्बोकेटाइन बनाओगे रेजोनेंस लगेगा, स्टेबल होगा, यहाँ आप कार्बोकेटाइन बनाओगे प्लस आई लगेगा, स्टेबल होगा, लेकिन यहाँ जब आप कार्बोकेटाइन बनाओगे तो प्लस यहाँ दोगे, क्योंकि यहाँ डिस्पर्जन या एक तरह का रेजोनेंस होगा। तो जब डिस्पर्जन होता है तब हम क्या कहते हैं, कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, यानी इसका आंसर सेकंड हो जाएगा ड्यू टू डिस्पर्जन, ठीक है। हेटेरोएटम डायरेक्टली लगा तो कैटायन को ऑक्सीजन तुरंत इलेक्ट्रॉन देगा तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट 91। Which of the following is a step in the mechanism of reaction shown? क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है और पेरोक्साइड है तो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन रिएक्शन लगेगा। एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन रिएक्शन जब लगेगा तो आप बताइए एंटी मार्कोनिकॉफ में पहले Br अटैक करता है कि H, पहले Br करेगा तो Br किनारे जाता है। आप एनसीईआरटी में हाइड्रोकार्बन के एनसीईआरटी में आप देख सकते हो इसका मैकेनिज्म दिया है, Br पहले अटैक किया है तो 2 डिग्री फ्री रेडिकल बना है, 2 डिग्री फ्री रेडिकल बनेगा तो आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। कैटायन नहीं बनता और फ्री रेडिकल कम स्टेबल नहीं बनता, ज्यादा स्टेबल बनता ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन से आप देख सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। In which of the following compound CH3 shows minus I effect? CH3 हर जगह प्लस आई ही होता है, लेकिन इधर देखिए डबल बॉन्डेड कार्बन से लगा है तो ये क्या हो गया, प्लस आई देगा इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। यहाँ भी देखिए sp2 से लगा है तो ये इलेक्ट्रॉन हमेशा देगा तो ये प्लस आई होगा, ठीक है। यहाँ देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है तो यहाँ इंडक्टिव की कोई बात नहीं होगी, इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लगेगा। और यहाँ आप देख रहे हो कि एक R ग्रुप है और फिर एक मेटल लगा हुआ है, तो मेटल से लगा है कार्बन, मेटल आर ऑलवेज इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो इलेक्ट्रॉन देना चाहेंगे तो इनको लेना ही पड़ेगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये नॉन मेटल है। तो यहाँ पे CH3 खींच रहा है, इसकी वजह से तीसरा आंसर थर्ड हो जाएगा आंसर, यहाँ पे माइनस आई एक्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। लिविंग ग्रुप टेंडेंसी ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड आयन, आपको 4 हैलाइड आयन दिए गए, तो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी आप कैसे देखते हो, लिविंग ग्रुप एबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप एनायन, स्टेबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप एनायन नेगेटिव चार्ज, ठीक है। लिविंग ग्रुप एनायन के नेगेटिवली चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जहाँ भी स्टेबल जो होगा, जैसे आपको दे दिए 4 नेगेटिव चार्ज, ठीक। अब लिविंग ग्रुप एबिलिटी आपको देखना है, लिविंग ग्रुप एबिलिटी देखना है तो आपको पता है कि ये आयोडीन का बड़ा साइज होगा, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का और फिर फ्लोरीन का।
तो आप देख रहे हो कि सब पे निगेटिव चार्ज है, सब पे निगेटिव चार्ज बराबर है, तो जिसका निगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा, चार्ज ज्यादा, एनर्जी भी ज्यादा, तो स्टेबिलिटी इसकी कम। इसी वजह से स्टेबल सबसे ज्यादा ये एनायन हो जाएगा। जिस लीविंग ग्रुप एनायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है वही लीविंग ग्रुप एबिलिटी उसकी अच्छी होती है। ठीक है, इस वजह से F से ज्यादा, Cl से ज्यादा, Br से ज्यादा I, यानी आंसर आपका हो जाना है फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट आंसर हो जाना है जो कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा हुआ है। ठीक है, लीविंग ग्रुप ऑर्डर। इसी वजह से कहा जाता है कि Rf से ज्यादा रिएक्टिव एल्किल हैलाइड RCl होता है, RCl से ज्यादा RBr होता है, और सबसे ज्यादा रिएक्टिव हेलो एल्केन में एल्किल आयोडाइड्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि उनका आयोडीन इजिली लीव कर जाता है, लीव कर जाएगा तो रिएक्शन जल्दी देगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। 94 में आप देखोगे तो एक रिएक्शन दिया हुआ है जिसका मैकेनिज्म पूछा हुआ है। तो भाई आपके पास एक बेंजीन है C6H13Br, इस पे OH माइनस अटैक कर रहा है, OH माइनस अटैक किया तो Br माइनस निकल गया, एक माइनस आया, दूसरा माइनस को रिप्लेस कर दिया, तो इसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोला जाता है। यानी कि आंसर इसका सेकंड हो जाएगा। नेगेटिव आया, नेगेटिव को रिप्लेस कर दिया, तो हमेशा हमेशा क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 95, द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, आइए चेक करते हैं रिएक्शन को। एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है, और यहाँ पे बेंजोइल पेरोक्साइड दिया हुआ है। जब भी पेरोक्साइड देगा तो हमेशा एंटी मार्कोनिकॉफ लगेगा और Br किनारे, H बीच में। Br जब किनारे जाएगा तो 1 ब्रोमोप्रोपेन बनेगा, 1 ब्रोमोप्रोपेन, डबल बॉन्ड टूट जाया करेगा, तो सेकंड हो जाएगा आंसर अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन रूल। चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 96। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इज मेनली ऑब्जर्व्ड इन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हमेशा हमेशा एक नोट्स का, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो आप कह सकते हो कि कार्बोनिल कंपाउंड हमेशा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन अच्छा देता है। कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अच्छे देते हैं। अल्कोहल की बात करेंगे तो अल्कोहल भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अच्छा देता है। हेलो एल्केन भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अच्छा देता है, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हमेशा हमेशा अल्डिहाइड कीटोन या कार्बोनिल कंपाउंड में सबसे अच्छे से होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 97। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इज ऑब्जर्व्ड फास्टेस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। कौन से कंपाउंड में सबसे अच्छा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, तो जिसमें ग्रुप छोटे लगे होंगे। आइए चेक करते हैं। पहला दिया है ऑप्शन फॉर्मल्डिहाइड, दूसरे ऑप्शन में एसिटल्डिहाइड, तीसरे ऑप्शन में एक कीटोन दिया है, और चौथे ऑप्शन में फिर से एल्डिहाइड। पीएच माने बेंजीन हो गया यहाँ पे। ठीक है, बोल रहा है फास्टेस्ट किस में होगा। भाई आपको पता है कि कीटोन आर लेस रिएक्टिव, अल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा, अल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा, अल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा। अब आप देख सकते हो इसमें छोटे छोटे ग्रुप लगे हुए हैं, इसमें एक बड़ा ग्रुप है, इसमें एक और बड़ा ग्रुप है। ठीक है, तो बड़े ग्रुप से रिएक्टिविटी स्लो होती है और छोटे ग्रुप से रिएक्टिविटी बढ़ती है। इस वजह से फॉर्मल्डिहाइड में सबसे अच्छे से या सबसे तेजी से रिएक्शन होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। द कार्बोकेटाइन विच इज मोस्ट स्टेबल। कौन सा कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी +M+I के डायरेक्टली, तो ये -M है, ये आप देख रहे हो +M है। CHO इज अगेन -M और OH इज +M। अब 2 +M है आपके पास, थर्ड भी और सेकेंड भी। अब +M इसका कम हो जाती है इंटेंसिटी ड्यू टू CH3 का साइज जो कि टेट्राहेड्रल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे OH आप देख रहे हो तो इसका साइज छोटा ही है और ये +M अच्छा है। तो +M जितना अच्छा इलेक्ट्रॉन इजिली देगा, जितना इजिली देगा कैटायन उतना ज्यादा स्टेबल होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के लिए डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, आप चारों देख लीजिए। बेंजीन है, टॉल्यूइन है सेकेंड नंबर पे, थर्ड पर क्लोरोबेंजीन है, और फोर्थ पे फिनॉल है। फिनॉल इज अगेन +M, Cl जो है ये -I है, CH3 जो है ये +M है और इस पे कुछ नहीं। तो +M से रिएक्टिविटी बढ़ती है बेंजीन की, हमेशा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं तो रिएक्टिविटी को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हो +M जिसका ज्यादा होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, यानी OH का +M ज्यादा है, तो फोर्थ का सबसे ज्यादा हो जाना चाहिए रिएक्टिविटी, उसके बाद सेकेंड का, क्योंकि सेकेंड पे CH3 +M लगा है, फोर्थ फिर सेकेंड और फिर फर्स्ट का सबसे कम रिएक्टिव थर्ड हो जाना चाहिए क्लोरोबेंजीन। क्यों क्लोरोबेंजीन सबसे कम रिएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि क्लोरो यानी हेलोजन का -I डोमिनेट करता है, इस वजह से आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ। ठीक है,
तो Cl का आप -I लेंगे, आंसर तुरंत आ जाएगा आपका। तो क्वेश्चन नंबर 100 लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, तो ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है आपसे इसमें। आइए देखते हैं जरा। तो बोल रहा है कि अल्केन के साथ हेलोजन की रिएक्शन हो रही है, अल्केन के साथ हेलोजेंस की रिएक्शन हो रही है। तो अल्केन के साथ जब भी कोई भी हेलोजन रिएक्ट कराया जाता है तो हमेशा हमेशा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो इसमें कौन सा अल्केन कैसी रिएक्शन देगा? तो अल्केन तो आप देख रहे हो कॉमन है, ठीक है। हेलोजन अलग अलग है। हेलोजन की रिएक्टिविटी F2 सबसे ज्यादा रिएक्ट करता है। हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन देता है, आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। तो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन देता है, तो ये रिएक्शन आप नहीं कराते जनरली। Cl2F2Br2 ये ऑर्डर होता है। तो आप देख सकते हो हेलोजन के अकॉर्डिंग, हेलोजन का रिएक्टिविटी आपके सामने है ऑर्डर। तो F2 सबसे ज्यादा, देन Cl2, देन Br2, देन I2। तो आंसर आपको हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक। आंसर हो जाएगा आपका 4th। हेलोजन की रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग आपने लगा दिया, ठीक। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में हमेशा यही ऑर्डर फॉलो होता है, तो इसी के अकॉर्डिंग आपने ऑर्डर दिया, ठीक है।